हाय एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम हाइपर कंजुगेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मेरे सभी आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए आज हम हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करते हैं। हाइपर कंजुगेशन एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो कि आपको नहीं बहुत बार देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल स्पेसीज में। और ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, एक रेजोनेंस से थोड़ा सा अलग है और रेजोनेंस से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है हाइपर कंजुगेशन में और रेजोनेंस में। तो हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि जहाँ पर बॉन्ड भी नहीं होता है, बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड भी नहीं होता है और फिर भी रेजोनेंस होता है, ये कैसे होता है ये हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल स्पेसीज जब हम ऑब्जर्व करेंगे। अभी देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज में हमको देखने को मिलेगा। बाद में कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स है जो कि हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। तो अभी देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज में देखने को मिलेगा। मेजरली 3 केमिकल स्पीसीज हैं। सबसे पहली रहेंगी कार्बोकटायन, जहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस तरह से कुछ देखिए, यह है कार्बोकटायन जहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस केस में भी हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व किया जाता है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। बाद में रहता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल जब कार्बन अपनी सरफेस के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। बाद में आता है अल्कीन। अल्कीन में भी हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, ये भी हम देखेंगे कुछ इस तरह से। अभी अल्कीन क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो अभी हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा, देखिए किसी भी स्पीसीज में अगर हमको हाइपर कंजुगेशन देखना है तो वहाँ पर एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए होते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है किसी भी केमिकल स्पीसीज के ऊपर, डिपेंड करता है वो कार्बोकटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल है या फिर वो अल्कीन है, ये कोई मैटर नहीं करता। बट इन केस वहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी कि वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ही होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हाइपर कंजुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अल्फा कार्बन के पास। हम देखेंगे कि अभी कैसे हम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, यानी कि दो कार्बन को अटैच है, इट मीन्स ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है। तो यहाँ पर ये कार्बोकटायन को हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, एक चार्ज स्पीसीज या फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को जो पहला कार्बन अटैच रहता है वो रहता है अल्फा कार्बन। यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली कार्बन को जो कि सेंट्रली सिचुएटेड है एज अ फंक्शनल ग्रुप कार्बोकटायन है, ये भी पहला कार्बन रहेगा और ये भी पहला कार्बन रहेगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और वही 6 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि वो अल्फा कार्बन से अटैच है। जो अल्फा कार्बन से अटैच डायरेक्टली रहते हैं उस केसेस में उन हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया। और देखिए जो अल्फा हाइड्रोजन जिस अल्फा कार्बन को अटैच रहता है फंक्शनल ग्रुप का एकदम एग्जैक्टली बगल वाला या फिर साइड वाला अल्फा कार्बन होता है, एकदम एग्जैक्टली साइड वाला, और उसको जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यहाँ पर 3 है, अगर सिंगल भी हाइड्रोजन अटैच होता है वहाँ पर, तो भी वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होता है। अगर किसी स्पीसीज में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उस स्पीसीज में हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक स्ट्रक्चर देखते हैं उसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कि अल्कीन का। ये देखिए यहाँ पर ये है फंक्शनल ग्रुप दोनों, ये यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अल्कीन, और ये एकदम एग्जैक्टली साइड वाला कार्बन रहेगा अल्फा कार्बन। तो भी इस अल्फा कार्बन के केस में यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे होंगे आप, ये अल्कील ग्रुप अटैच है और एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन के पास, जिसकी वजह से इस तरह के कंपाउंड जो है वो बिल्कुल भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करते, बिल्कुल भी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे।
यहाँ पर नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं फिर से इसी कंपाउंड के बारे में। अभी यहाँ पर अल्फा कार्बन तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है, बट अल्फा कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए होता है हाइपर कंजुगेशन के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। 2 क्राइटेरिया आप ध्यान रख लीजिएगा, या फिर दो कंडीशन आप ध्यान रख लीजिएगा कि एटलीस्ट अल्फा कार्बन होना चाहिए किसी भी केमिकल स्पेसीज के पास, और अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। अभी हम देखेंगे कि इन स्पीसीज़ में, कार्बोकटायन में, अल्कीन में और फ्री रेडिकल कार्बन में कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है। सबसे पहले कार्बोकटायन में देखेंगे। अभी कार्बोकटायन देख रहे हो आपकी यहाँ पर कैसे सिंथेसाइज हो गया, देखिए यहाँ पर सिंथेसिस कैसे हो गई। ये जो एक्स ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से ये कार्बन डिफिशिएंट हो जाएगा और उसी तरह से कार्बोकटायन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इथाइल कार्बोकटायन बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब हम इसके बारे में क्यों डिस्कस करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकटायन में कैसे दिखने को मिलेगा। जो सिग्मा बॉन्ड रहता है वो किस तरह से डीलोकलाइज होता है या फिर किस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ये हम देखेंगे अभी। तो देखिए अभी इस तरह से इथाइल कार्बोकटायन, फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये मिटा देते। अभी इथाइल कार्बोकटायन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये इथाइल कार्बोकटायन है। जो कार्बोकटायन डिफिशिएंट है तो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल जो है कार्बोकटायन के पास वो भी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशिएंट रहते हैं। मतलब वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, यानी कि वहाँ पर एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है कार्बोकटायन के केस में, और एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है कार्बोकटायन के पास, जिसके कारण ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए। और ये कार्बन जब स्टेबलाइज होता है तो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाता है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही उसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, और जितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होते हैं उस मॉलिक्यूल में उतना ही वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसे देखेंगे यहाँ पर हम। तो अभी जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइपर कंजुगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, और अगर हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं तो उस मॉलिक्यूल में उतनी ही स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो अभी कार्बोकटायन के केस में आते हैं कि हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे सिग्मा जो बॉन्ड है वो यहाँ पर डीलोकलाइज होता है, यानी कि शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है अगर शिफ्ट हो जाता है इस वैकेंट ऑर्बिटल में फील्ड हो जाता है, ये रहेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट होने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ओवरलैप होता है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये भी अपना बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर उतने ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम के पास अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए। तो अभी हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी हाइपर कंजुगेशन वाले, कि हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी कैसे बनते हैं। तो देखते हैं इथाइल कार्बोकटायन अभी बनाते हैं अभी हम इथाइल कार्बोकटायन के हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। यह है इथाइल कार्बोकटायन, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको नोमेनक्लेचर कर देते हैं, नाम लिख देते हैं A, B and C। तो भी देखेंगे हम। अभी यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अभी देखेंगे, अभी जो ये A हाइड्रोजन है ये यहाँ पर क्या करता है, अपने सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा कोवेलेंट, ये यहाँ पर कार्बन के बीच में यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर अल्कीन भी बनता है। और देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। सो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर कर देने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर अल्कीन सिंथेसाइज हो गया है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है
मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, ये जो हाइड्रोजन है इसी कार्बन के साथ या फिर इसी स्पीसीज के साथ अटैच रहेगा। यहाँ पर ये इधर या फिर उधर कहीं जाने वाला नहीं है, एलिमिनेट नहीं होने वाला है, या फिर ये प्रोटॉन है ये कभी डिपार्ट नहीं होने वाला है इस स्पेसिस से, जिसकी वजह से इसके साथ ही अटैच रहने वाला है। ये हाइपर कंजुगेशन शो करने का एक तरीका होता है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है इस मॉलिक्यूल के साथ ही एसोसिएट रहता है, ये कहीं भी एलिमिनेट नहीं होता है। कभी भी आपको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो आपको इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह से हाइड्रोजन कार्बन के पास ही दिखाने पड़ेगा। तो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो कभी कभी फ्री रेडिकल भी होता है। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो अभी यहाँ पर कार्बन ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन बन गया। फिर से अभी बी हाइड्रोजन के केस में बात करते हैं कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये एज इट इज़ रहेंगे, ये वाले यहाँ पर H+, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर दिखाना, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं माने जाते हैं। और एक बात याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जब भी हम कभी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर डबल एरो दिखाया जाता है, सेम जैसे कि रेजोनेंस में दिखाई दिया जाता है। नेक्स्ट अभी फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तीसरा वाला, जो कि C हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा, थर्ड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। अभी हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल के केस में हम हाइपर कंजुगेशन समझे, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस कार्बोकटायन वाले केस में अगर हाइपर कंजुगेशन होता है तो उसे कहते हैं सिग्मा पी वैकेंट, क्योंकि यहाँ पर P जो ऑर्बिटल वैकेंट होता है कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में, वहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर करते हैं या फिर वहाँ पर ओवरलैप करते हैं। तो अभी फ्री रेडिकल की कंडीशन में समझते हैं, एक फिर से इजी या फिर सिंपल एग्जांपल लेंगे हम। तो अभी बात करते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल की कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं जहाँ पर कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उस कंडीशन में उस केमिकल स्पेसिस के कैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि अभी कार्बोकटायन हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि सिग्मा टू पी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा, कार्बन और फ्री रेडिकल के केस में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, जो कि इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, इनकम्प्लीटली फील्ड होती है। इससे पहले जो है कम्प्लीटली वैकेंट रहते थे। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो पी ऑर्बिटल रहता है वहाँ पर एक रेडिकल होता है और जिसकी वजह से जो पी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक ईजी एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये है इथाइल फ्री रेडिकल। तो अभी इथाइल फ्री रेडिकल के हम कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे ये हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर हम इन हाइड्रोजन को नोमेनक्लेचर कर देंगे A, B और C के रिस्पेक्ट में, और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला साइन दे देंगे यहाँ पर, और देखते हैं कि अभी यहाँ पर कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं अभी यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और देखिए यहाँ पर जो एक बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन डिपार्ट हो जाता है अपने साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और वो कार्बन के साथ कुछ तरीके से एसोसिएटेड रहेगा, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। देखिए अभी यहाँ पर कैसे होगा, डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पर अल्कीन सिंथेसाइज हो गया है और हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर फ्री रेडिकल यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। तो अभी ये हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच में यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर बॉन्ड है नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को कहा जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं रहता है, फिर भी हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ थोड़े ना कुछ समय के लिए अटैच रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर एक भी बॉन्ड नहीं है, जिसके वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी हमने A हाइड्रोजन के कंसिडर किया था और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था। अभी हम B हाइड्रोजन को कंसिडर करके यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे।
अभी फिर से हाइड्रोजन डिपार्ट हो गया था, तो देखिए अपने ऊपर हाइड्रोजन ने रेडिकल कैरी कर लिया है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पर अभी सी हाइड्रोजन यानी कि जो थर्ड हाइड्रोजन बचा था उसके रिस्पेक्ट में अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। अभी बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। कैसे देखेंगे अभी हम? तो अल्कीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो अल्कीन हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो अभी अल्कीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि अल्कीन वाला एक मॉलिक्यूल लेंगे, कंसिडर करेंगे कि वहाँ पर कैसे हाइपर कंजुगेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस हम कैसे देखेंगे। सो यहाँ पर मैं एक पैरेंट अल्कीन या फिर एक सिंपल अल्कीन यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, जो कि है प्रोपीन। ये प्रोपीन, इसका नाम रहेगा प्रोपीन तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अभी यहाँ पर जो है इसको हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को पहला कार्बन रहेगा, ये रहेगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी कैसे बनेंगे देखिए, फिर से यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर देते, हाइड्रोजन के नाम लिख देते A, B और C, और देखते कि तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक साइन दे देती हूँ जो कि रेजोनेंस वाला साइन है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा देखिए, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर लोकेटेड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इन दो कार्बन के बीच में, और ये जो पाई बॉन्ड रहेगा इन 2 कार्बन के बीच में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये बॉन्ड शिफ्टिंग क्यों हो रही है, यहाँ पर कार्बोनाइन क्यों सिंथेसाइज हो रहा है, देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद कार्बोनाइन सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट रहेंगे, और जो कि है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यानी कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो हम हाइड्रोजन A के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि हाइड्रोजन को हमको इस तरह से स्पेसिस के साथ लिखना ही है, और ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर डिस्क्राइब करने का या फिर शो करने का यही तरीका होता है कि इस तरह से हाइड्रोजन जो है इस स्पेसिस के साथ अटैच होता है। सिमिलरली अभी दूसरे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी हम, जो कि रहेगा B हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन भी, तो इस तरह से सेकेंड वाला भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन गया है। अभी फाइनली हम थर्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि रहेगा C हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अभी ये C कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज। देखिए लिख कर बता देती हूँ जिससे कि अच्छे से समझेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, यानी कि 3 हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखिए 1, 2 और 3, इस तरह से 3 हमको स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। मैंने हाइपर कंजुगेशन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड तो इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर भी रेजोनेंस होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन भी नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। इस तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिख दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है और फिर भी रेजोनेंस हुआ है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।